नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हमें नए अध्याय की शुरुआत करनी है। अध्याय 5 जीवन की अवधारणा। बच्चों, अब जो दिमाग पे हमारे जोर डालते थे, अणुसूत्र, प्रतीक, ये सब जो पार्ट थे हमारे रसायन विज्ञान के, केमिस्ट्री के पार्ट कहलाते हैं बच्चों, वो वाला सेक्शन हमने पूरा कर लिया है। अब हमारे आएंगे बायोलॉजी वाले पार्ट, जीव विज्ञान वाले पार्ट, जो आसान लगते हैं बच्चों को। जीवन की अवधारणा में सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है बच्चों, बहुत हमारा जाना पहचाना टॉपिक है सजीव और निर्जीव, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। हमारे आसपास हम इन सभी को अनुभव करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, हम सब आपस में, जीव जंतु, जो सब चीजें हमें नजर आ रही हैं बच्चों, वो क्या है? सजीव। और यदि हमें फट से कोई ये कहे फटाफट से बताओ निर्जीव कौन है, तो आप लगेंगे ये पेपर, पेंसिल, किताब, टेबल, चेयर, आपकी ये एलसीडी स्क्रीन, कंप्यूटर, ये सब चीजें क्या है? निर्जीव है। ऐसा कौन सा आधार है बच्चों जिसके आधार पर आप ये तुरंत कह पाते हैं कि ये सजीव है, ये निर्जीव है? और यदि हम किसी नए उदाहरण के साथ आपसे ये पूछे सजीव है या निर्जीव, तो आप जिस आधार पे उसे इनकी श्रेणी में रखेंगे, आखिर वो आधार क्या है? बताइए। हम सभी जनरली यही कहते हैं, सामान्य तौर पर हम यही कहते हैं सजीव वो है जो खाना खाता है, जो चलता है, सांस लेता है, जो जनन करता है, यानी अपने समान जीव उत्पन्न करता है। ये सब गुण किसके अंदर है? सजीव में है। और निर्जीव इसके उलट, न उन्हें खाना खाने की जरूरत पड़ती है, न उन्हें सांस लेने की जरूरत पड़ती है, न उत्सर्जन की क्रिया वे करते हैं, ना ही किसी चीज के प्रति अनुक्रिया वो दर्शाते हैं। ये सारी बातें छोटेपन से विज्ञान की किताब में जरूर पढ़ते आए हैं। फिर से हमें इसी टॉपिक को लेना है इस अध्याय में। तो बात शुरू करते हैं हम सजीव और निर्जीव में अंतर किस प्रकार हम स्थापित। सजीव तथा निर्जीव में अंतर। हम एक सारणी तैयार कर सकते हैं बच्चों, क्रम संख्या। यहां हम ले लें लक्षण, एक तरफ हम बात करेंगे सजीव की और दूसरी तरफ बात करेंगे हम निर्जीव की। सबसे पहला जो लक्षण हम ले सकते हैं बच्चों, वो है कोशिकीय संगठन। अब देखिए, जितने भी सजीव हैं बच्चों, उन सभी का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। जिस प्रकार एक इमारत की सबसे छोटी इकाई यदि हमसे पूछा जाए तो क्या होती है? ईंट। ऐसे ही कोशिकाएं खूब सारी आपस में मिलकर फिर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक से अंग और अंग से फिर तंत्रों का निर्माण होता है। इस प्रकार ये सब कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र मिलकर बच्चों एक निश्चित संगठन तैयार करते हैं, जिससे फिर शरीर का निर्माण होता है। तो हम ये कहेंगे सजीव के अंदर कोशिकीय संगठन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, जबकि निर्जीव ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम ये लिखेंगे कोशिका, ऊतक, अंग तंत्र का निश्चित संगठन उपस्थित, जबकि इसमें कोई कोशिकीय संगठन उपस्थित नहीं होता। दूसरा लक्षण हम ले लेते हैं बच्चों, विकास एवं वृद्धि। सजीवों का ये गुण है बच्चों क्या? कि वो विकास करते हैं। इसी प्रकार जंतु जो हैं हमारे बच्चों, एक निश्चित आयु तक उनकी वृद्धि होती है, लेकिन पादप ऐसे हैं जो जीवन पर्यंत ही वृद्धि करते रहते हैं,
जबकि निर्जीव में अगर हम देखें इसी चीज को तो ना कोई वृद्धि ना कोई विकास की जरूरत होती है। जितनी बड़ी टेबल हम खरीद के लाते हैं टेबल उतनी ही रहती है, चाहे सालों दर सालों हमारे पास रखी रहे। तो विकास और वृद्धि की जब बात करते हैं बच्चों तो हम क्या कहेंगे? विकास पाया जाता है। जंतुओं में वृद्धि निश्चित समय तक, जबकि पौधों में जीवन पर्यंत होती है। यहां वृद्धि व विकास नहीं पाया जाता। तीसरा लक्षण हम लेंगे बच्चों पोषण। जब सजीव हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और कार्य करने के लिए ऊर्जा उन्हें कहाँ से प्राप्त होगी बच्चों? भोजन से प्राप्त होगी, जो भोजन वो करते हैं। तो इस प्रकार सभी सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो उनके भोजन से पूरी होती है। तो सजीवों में पोषण पाया जाता है, जबकि निर्जीव में अनुपस्थित। अगला पॉइंट लेंगे चौथा, श्वसन। सभी जीव बच्चों सांस लेते हैं, जितने भी सजीव हैं सांस लेते हैं। कौन सी गैस हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं बताइए? उस गैस का नाम बताइए जो हम श्वसन क्रिया के दौरान अंदर लेते हैं। सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, तो हम ऑक्सीजन गैस को अपनी नासिका के द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं। और कौन सी गैस है जिसे श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है? निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया में अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। ये क्रिया कहलाती है श्वसन, ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना। सजीव सभी श्वसन क्रिया करते हैं, जबकि निर्जीव में इसकी आवश्यकता ही नहीं होती। श्वसन पाया जाता है, अनुपस्थित। पांचवा बिंदु बच्चों हम ले सकते हैं गमन। हमें जितने भी सजीव हैं चलते फिरते नजर आते हैं बच्चों, और हम ये देखते हैं कि गमन के लिए, चलने के लिए उनके शरीर में कोई ना कोई अंग है। तो इसलिए जितने भी सजीव हैं बच्चों, उन सबके अंदर गमन के लिए विशेष अंग होते हैं, गमनांग होते हैं। जबकि निर्जीव को गमन करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो कोई गमन नहीं होता, कोई गति नहीं होती। सजीव में लिखेंगे हम गति करने के लिए गमनांग होते हैं। गमनांग होते हैं, गमन के अंग। जबकि गति व गमन नहीं होता। 5 लक्षण की चर्चा हमारी हो चुकी है। उसके बाद आगे हम ले सकते हैं बच्चों छठा, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है बच्चों? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाएं होती रहती हैं। खा भी रहे हैं हम, सांस भी ले रहे हैं,
तो ये जो सारी क्रियाएं होती रहती हैं बच्चों, उसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, जिनकी शरीर में ज्यादा देर तक उपस्थिति हानिकारक होती है। अब शरीर क्या करता है, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को, ऐसे हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से समय समय पर बाहर निकालता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन, यानी अवांछित पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ये क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। सजीवों में, सभी सजीवों में पाई जाती है। अंतर केवल इतना है, उत्सर्जन का तरीका अलग अलग होता है। निर्जीव में ऐसे उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो सजीव में हम लिख लेंगे अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है और निर्जीव में आप लिख लेंगे उत्सर्जन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। इन पॉइंट्स को लिख लें बच्चों। 2 पॉइंट और हमें मिटाने हैं। सबसे पहले हमने लक्षण लिया है कोशिकीय संगठन, जिसमें हम बात कर रहे हैं सजीवों के अंदर निश्चित संगठन उपस्थित, जबकि निर्जीव के अंदर अनुपस्थित। दूसरी बात हम कर रहे हैं आपसे विकास और वृद्धि की। सजीवों में विकास भी होता है, वृद्धि भी पाई जाती है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता। तीसरी बात हम पोषण की कर रहे हैं। पोषण पाया जाता है सजीवों में, निर्जीव में नहीं। श्वसन, सजीव श्वसन करते हैं, निर्जीव नहीं। गमन, गति करते हैं सजीव, जबकि गति और गमन नहीं होता निर्जीव में। इसी प्रकार उत्सर्जन, सजीव उत्सर्जन करते हैं, जबकि निर्जीव नहीं। 2 पॉइंट हम मिटा देते हैं। एक 7वां लक्षण बच्चों हम ले सकते हैं, प्रजनन। प्रजनन क्या है बच्चों? ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके अंतर्गत सजीव क्या करते हैं बच्चों, अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं। ये क्षमता प्रजनन कहलाती है। बिल्ली से हमें बिल्ली का बच्चा प्राप्त होता है, गाय से गाय प्राप्त होती है, गाय का बछड़ा प्राप्त होता है, हमें मनुष्य से हमें शिशु की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार पेड़ पौधे, आम के बीज से हमें आम का पौधा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सभी सजीव जो हैं बच्चों, अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण लक्षण है, अनिवार्य लक्षण है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता। पाया जाता है सजीव अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं, और जबकि निर्जीव जनन नहीं करते। एक और लक्षण के आधार पर बच्चों हम इनमें अंतर स्थापित कर सकते हैं, और वो है हमारा 8वां लक्षण, प्रतिक्रिया। किसी भी उद्दीपन के प्रति बच्चों हम क्या व्यक्त करते हैं, प्रतिक्रिया या अनुक्रिया व्यक्त करते हैं। उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, जरा आप इसको समझें। यदि मान लीजिए आपका हाथ किसी गर्म वस्तु से छूता है, तो आप क्या करते हैं? आपके हाथ में यदि कोई नुकीली वस्तु छू जाती है, आप क्या करते हैं? बिना सोचे क्या करते हैं? आपका हाथ उस जगह से हट जाता है।
पिन का चुभना, नुकीली वस्तु का चुभना, गर्म वस्तु से हमारा हाथ छूना, ठंडी वस्तु में हमारा हाथ जाना, ये सब चीजें क्या हैं बच्चों? उद्दीपन है। इन उद्दीपन के प्रति सभी सजीव अनुक्रिया दर्शाते हैं। जो भी व्यवहार हम किसी उद्दीपन के प्रति करते हैं बच्चों, उसे हम अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कहते हैं। किसी भी क्रिया के प्रति क्रिया जो हम करते हैं, बदले में जो क्रिया की जाती है, उसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? सजीव जो हैं वो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं कौन? सजीव। जबकि निर्जीव प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते। आप किसी टेबल को लेकर कितना भी हथौड़े से ठोक लीजिए, टेबल उफ तक नहीं करेगी। चलिए, इतनी बात तो हो गई है बच्चों। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था, पहला जो हमारा टॉपिक था इस अध्याय का, सजीव और निर्जीव में आप किस आधार पर अंतर करेंगे। 8 पॉइंट के आधार पर हमने अंतर की बात की है बच्चों। आप नोट कर लें ये पॉइंट वाइज। इस प्रकार से सजीव और निर्जीव के बीच में यदि अंतर पूछा जाता है हमारे प्रश्न पत्र में, तो हम इस प्रकार सारणीबद्ध रूप में इस अंतर को आराम से याद करके लिख सकते हैं। समय है बच्चों ब्रेक का, लौटते हैं थोड़े समय बाद।
आशा है उतार लिया होगा आपने बच्चों। कुछ बच्चे जो धीमे लिखते हैं उनके लिए एक और मौका हम आपको दे रहे हैं, आप इन नोट डाउन फटाफट कर लें। अगला टॉपिक हमें शुरू करना है बच्चों। 1 मिनट आप ले सकते हैं। 8 लक्षण के द्वारा हमने सजीव और निर्जीव में अंतर स्थापित किया है। चलिए अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा जीवन की उत्पत्ति के संबंध में बात करना, परिकल्पनाएं। आप देखिए बच्चों, आज की बात नहीं है बच्चों, हमेशा से ये मनुष्य के दिमाग में आता रहा है सवाल, आखिर सबसे पहला जीव इस पृथ्वी पर कौन था? सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन आया जिससे कि आगे और जीवन बढ़ता चला गया। आज भी आप देखिए छोटे बच्चे क्या पूछते हैं कि पहले या अंडा। तो ये हमेशा से बच्चों प्रश्न हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में, आम व्यक्ति के दिमाग में रहा। ऐसा माना गया जीव विकास के सिद्धांत में कि सारे के सारे जो जीव हैं बच्चों, एक छोटा सा जीव है, सबसे सरल जीव है इस पृथ्वी पर, अमीबा, जिसका शरीर मात्र एक कोशिका से मिलकर के ही बना हुआ है। उस एक कोशिकीय जीव अमीबा से ही आगे के जितने एक कोशिक जीव हैं वो, और बहुकोशिक यानी एक से ज्यादा जिनके शरीर में कोशिकाएं थी, उन सभी जीवों का विकास हुआ है। ऐसा कौन मानता है? जीव विकास का सिद्धांत ये बात कहता है। जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार एक कोशिक जीव अमीबा से अन्य एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय तथा बहु कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। क्या बात कर रहे हैं हम? जीव विकास के सिद्धांत के अनुसार एक कोशिक जीव अमीबा से ही अन्य एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीवों का विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने बच्चों समय समय पर विभिन्न मत प्रस्तुत किए जीवन की उत्पत्ति को बताने के लिए, विभिन्न परिकल्पनाएं हमारे समक्ष रखी। जानते हैं हम इन परिकल्पनाओं के बारे में एक एक करके। सबसे पहले जो परिकल्पना आई बच्चों पर, वो परिकल्पना थी जननवाद। परिकल्पनाएं या जिन्हें हम मत कह सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों स्वतः जनन या स्वतः जननवाद। वाद किसे कहते हैं बच्चों? थ्योरी, सिद्धांत के लिए वाद यूज करते हैं हम। अब आप इस नाम में देखिए बच्चों, स्वतः यानी अपने आप, जनन, जनन क्या है? आगे से आगे जीवों की संख्या में वृद्धि होना। ये सिद्धांत ये मानता था बच्चों कि जीव जो हैं वो अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। प्राचीन समय में ये धारणा थी कि सूर्य की किरणें जब नदियों में पड़ी तो नदी में जो कीचड़ था ना बच्चों, नीचे तली में, वो कीचड़ गर्म हुआ और उस गर्मी से कुछ जीव जैसे कि मेंढक, सांप, चूहे, घड़ियाल, इस प्रकार के जो जीव हैं वो अपने आप ही उत्पन्न हो गए। इसे कहा गया स्वतः जननवाद। एक वैज्ञानिक थे बच्चों,
वॉन हेल्मोल्ट। इन वैज्ञानिक ने ये माना कि जब उन्होंने कुछ अभ्यास करके देखा तो उन्होंने क्या देखा कि यदि पसीने से भीगी हुई एक कमीज, उस शर्ट को यदि गेहूं के भूसे के साथ हम रख दें तो 21 दिन बाद यदि ध्यान देंगे बच्चों तो वहां चूहे हमें उत्पन्न हुए नजर आ जाएंगे। इस प्रकार के उदाहरणों के द्वारा वैज्ञानिकों ने ये परिकल्पना जाहिर की कि जीव कहीं से उत्पन्न नहीं होते, वो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इस धारणा को स्वतः जननवाद कहा गया। तो थोड़ा सा हम एक दो पॉइंट इसके अंदर नोट कर लें। इसके अनुसार जीव अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। प्राचीन धारणा के अनुसार सूर्य की किरणों की गर्मी से नदियों के कीचड़ में सांप, मेंढक, घड़ियाल जैसे जीव उत्पन्न हुए। वैज्ञानिक वॉन हेल्मोल्ट वॉन हेल्मोल्ट के अनुसार पसीने से भीगी कमीज व गेहूं के भूसे को साथ रखने पर 21 दिन में, कितने दिन में? 21 दिन में चूहे उत्पन्न हो गए। इस प्रकार बच्चों ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जीव अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। खोजें जारी रहती हैं, वैज्ञानिक अपना काम जारी रखते हैं और इसी क्रम में बच्चों स्वतः जननवाद के बाद एक दूसरा सिद्धांत, दूसरी परिकल्पना, दूसरा मत हमारे समक्ष आया और उस मत को कहा गया कॉस्मोजोइक सिद्धांत। ये लिख लें आप। अगला सिद्धांत की भी चर्चा आज ही हमें करनी है, कॉस्मोजोइक सिद्धांत। चलिए कॉस्मोजोइक सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया बच्चों? हमारे समक्ष 3 वैज्ञानिक हैं जो इस सिद्धांत को हमारे समक्ष लेकर आए। क्या है उनके नाम? यह सिद्धांत लिबिंग, केल्विन तथा आरिनियस द्वारा दिया गया
3 वैज्ञानिक हैं बच्चों। फिर 2 वैज्ञानिक आए इनके समर्थन में, जिन्होंने इनके द्वारा कही हुई बात को आगे प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई। वैज्ञानिक क्रिक तथा ऑर्गेल ने इसका समर्थन किया। अब सिद्धांत क्या था बच्चों? इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक और समर्थन करने वाले वैज्ञानिक इस बात को मानते थे, उन्होंने ये माना कि पृथ्वी पर पहला जीव कहां से आया? ब्रह्मांड का कोई ग्रह था, उस ग्रह से छोटे छोटे सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में एक जीव पृथ्वी पर आके टपक गया, यानी पृथ्वी पर उसका अवतरण हो गया। कहां से आया वो? ब्रह्मांड के किसी ग्रह से आया। पृथ्वी पर पहुंचने के बाद जब उसे वातावरण कैसा लगा? अपने लिए अनुकूल लगा होगा, तो वो जीव धीरे धीरे वृद्धि और विकास जो है वो करता चला गया, और इस प्रकार फिर उस जीव से अन्य जीव विकसित होते चले गए। तो बात समझ में आई आपको? कॉस्मोजोइक सिद्धांत ये मानता है कि अंतरिक्ष से सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में पहला जीव पृथ्वी पर आया, अनुकूल वातावरण मिलने पर वो बढ़ता चला गया और उससे फिर अन्य सृष्टि का विकास हुआ। लेकिन बच्चों, ये बात क्या आपको भी विश्वास योग्य लगती है? यदि आज हम 10वीं मंजिल से कोई चीज ऊपर से नीचे गिराएं, तो क्या वो उसी स्थिति में पृथ्वी पर पहुंचती है जिस स्थिति में वो 10वीं मंजिल पर थी? नहीं। तो इसी प्रकार की बात हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने कही कि अंतरिक्ष से, जो कि पृथ्वी से इतना दूर है, वहां से किसी भी जीव का जीवित अवस्था में पृथ्वी तक आना बिल्कुल संभव नहीं है। तो इस आधार पर बच्चों कॉस्मोजोइक सिद्धांत को फिर आगे के वैज्ञानिकों ने मान्यता नहीं दी। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लें। लिख लेने से बच्चों हमें याद रखने में आसानी होने लगती है। इसके अनुसार पृथ्वी पर प्रथम जीव ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में आया। समय समाप्ति की ओर है बच्चों। इसके अनुसार पृथ्वी पर प्रथम जीव जो है वो ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में आया। पृथ्वी पर अनुकूल वातावरण मिलने पर वो बढ़ता चला गया। इस प्रकार जीवन का विकास हुआ होगा कॉस्मोजोइक सिद्धांत के अनुसार। लेकिन अन्य वैज्ञानिक इसे यह कहते हुए अस्वीकार करते हैं कि अंतरिक्ष से जीवित अवस्था में पृथ्वी पर किसी जीव का पहुंचना क्या नहीं है? संभव नहीं है। दोबारा से हम ले रहे हैं बच्चों।
कॉस्मोजेनिक सिद्धांत दूसरा हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं। उसके अनुसार ये सिद्धांत लिविंग, कैल्विन और आरेनियस ने दिया। क्रिक और ऑर्गेल वैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर प्रथम जीव जो है वो ब्रह्मांड के किसी ग्रह से सूक्ष्म बीजाणुओं के रूप में पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर जैसे ही उसे अपना वातावरण अनुकूल मिला वो बढ़ता चला गया। लेकिन बच्चों ये बात कई वैज्ञानिकों को हजम नहीं हुई। उन्होंने ये कहते हुए इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि अंतरिक्ष से जीवित अवस्था में कोई भी जीव पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकता। आगे खोजें जारी रही, परिकल्पनाएं आती रही। हमें 2 परिकल्पनाएं और पढ़नी है बच्चों। सबसे पहले हम लेंगे कि जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, यानी जीव जननवाद लेंगे हम तीसरी परिकल्पना के रूप में। लेकिन आज चूंकि आपका समय पूरा हो गया है तो इसलिए नई बात नई कक्षा में नए दिन। तब तक के लिए नमस्कार।